ठीक ठीक है, स्टार्ट करें। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी के बारे में, कि इलास्टिसिटी क्या होता है। जैसे तुम देखोगे स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर रहे छोड़े, तो जैसे यदि मानो स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किए और जैसे छोड़े वो अपना ओरिजिनल शेप ले लेता है ना। या किसी बॉडी को तुम थोड़ा सा कंप्रेस करोगे और छोड़ोगे तो वापस वो ओरिजिनल शेप ले लेता है। तो इसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। जब किसी बॉडी को कंप्रेस करें और कंप्रेस करने के बाद रिलीज करें, वो आप वापस अपना ओरिजिनल शेप गेन कर ले, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी समझने पहले दो टर्म है तो समझ लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है, दूसरा रियल सॉलिड बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो भैया रिजिड बॉडी क्या बोलता है, कि बोलता है वह सॉलिड बॉडी जिसमें दोस्त कोई भी बॉडी है तुम्हारा, कोई भी बॉडी है वो किससे बना होगा, ऑब्वियसली एटम से बना होगा, या सिंपली बोलोगे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। बॉडी क्या है, पार्टिकल का, बहुत सारा पार्टिकल का एक कॉम्बिनेशन है। एटम समझ में नहीं आता तो बहुत सारा पार्टिकल का कॉम्बिनेशन ये सॉलिड बॉडी है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक बॉडी ये रहा वन पार्टिकल और ये रहा पार्टिकल टू, इन दोनों के बीच में गैप है, मान लेते हैं गैप है आर है, क्या है आर है, ये गैप क्या है आर है। इन दोनों के बीच में गैप जो डिस्टेंस है वो कितना है आर है। यदि ये आर डिस्टेंस किसी भी तहत चेंज ना हो, आर हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, आर हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, कभी चेंज ना करे। दैट मीन्स यह बॉडी कभी ना कंप्रेस होगा ना ही कभी इलोंगेट होगा, ना बॉडी कभी कंप्रेस होगा ना कभी इलोंगेट होगा। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसा बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। कितना ही फोर्स अप्लाई कर दो, बॉडी, दो बॉडी का पार्टिकल के बीच का दूरी जो होगा वो चेंज नहीं करेगा। ऐसा बॉडी को क्या बोलेंगे भैया, रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इन रियल लाइफ में ऐसा कोई बॉडी है ही नहीं। हर एक बॉडी एक निश्चित अमाउंट ऑफ फोर्स लगने पे डिफॉर्म हो ही जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तुम बोलते हैं रियल सॉलिड बॉडी। एक्चुअली क्या है कि इन दोनों के बीच का दूरी, एक्चुअली देखो तुम देख रहे हो ये इसको हम प्रेस कर रहे हैं और ये दब नहीं रहा, कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये रिजिड बॉडी है ये, क्योंकि इसमें इसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स डालेंगे तो इसका शेप भी आराम से चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हर कोई भी बॉडी है तो रिजिड बॉडी नहीं है, परफेक्टली रिजिड नहीं है, परफेक्टली रिजिड कोई भी बॉडी नहीं है। बात समझ में आ रहा है। हाँ? इलेक्ट्रॉन मीटर है, भैया हम मीटर की बात कर रहे हैं ना, समझा बात, हम मीटर की बात कर रहे हैं। जब यहाँ बोल दिया पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, दो पार्टिकल के बीच का दूरी r, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का शेप होता है। डज इलेक्ट्रॉन हैव शेप? नो, इलेक्ट्रॉन का शेप ही नहीं होगा तो वहां शेप डिफॉर्म होने का बात ही क्या है। जब किसी का शेप ही नहीं है तो शेप कैसे डिफॉर्म होगा। बात क्लियर है। तो इलास्टिसिटी, ये बात क्लियर है यहाँ तक कि रिजिड बॉडी में पार्टिकल के इन रिजिड बॉडी डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, या फिक्स्ड भी हो सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। इन कहाँ लिखे, इसको टेस्ट कर देते हैं। साथ लिखोगे ना तो नोट्स भी बन जाएगा, साथ लिखो। हम भी लिख रहे तुम भी लिखो, समझा तो दिए हैं। इन रिजिड बॉडी डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स is always fixed या कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, but in real solid shape will deform, shape will deformed। ठीक है,
आफ्टर अप्लाइंग a certain force, a certain force, एक सर्टेन फोर्स, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी का शेप चेंज होता है, तो वो बॉडी हमको किस में काउंट करेंगे, रियल सॉलिड बॉडी में उसको काउंट करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली तो जो ये है ये पूरा आइडियल केस है। क्या है? आइडियल केस है ये पूरा भैया, आइडियल केस है। इन प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा सॉलिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका शेप चेंज ना हो। किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे या किसी पॉइंट ऑफ फोर्स पे वो चीज डिफॉर्म होगा ही होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर रिजिड बॉडी पढ़ते क्यों है? तो रिजिड बॉडी हम इसलिए पढ़ते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ मतलब किसी सर्टेन फोर्स अमाउंट ऑफ फोर्स में बॉडी जो शेप चेंज नहीं कर रहा है, तो वहां पे हम बॉडी को रिजिड बॉडी मान के काम करते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी मान के हम वहां पे काम करते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत है? ठीक है, इसमें क्या होगा भैया, शेप डिफॉर्म होगा, इसमें शेप डिफॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो चेंज होगा ना, चेंज बहुत स्मॉल होगा, बहुत ह्यूज चेंज नहीं होगा। जैसे तुम सपोज करो क्या एक ईटा है, एक ईटा या कोई लोहा का ब्रिक है, उसको तुम फोर्स लगा रहे हो, क्या बहुत ज्यादा शेप इसका चेंज हो जाएगा? नहीं, बहुत ज्यादा शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम इतना ज्यादा अप्लाई नहीं करते कि पूरा तरह डिफॉर्म हो जाए, वापस शेप ले ही नहीं। हमको उतना अमाउंट ऑफ फोर्स उसको इतना डिफॉर्म करना है कि फोर्स छोड़ने के बाद वो अपना शेप वापस ले ले। बस समझ में आ रहा है? इसीलिए जब सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स डालेंगे तो इन दोनों जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स है इन रियल बॉडी बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, स्मॉल होगा। बस समझ में आ रहा है? हम क्या बता रहे थे? इलास्टिक क्या है भैया? इलास्टिसिटी वह प्रॉपर्टी है मैटर का, वह प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का है, वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो जिस प्रॉपर्टी के तहत वो अपना शेप को रिगेन करता है, अपना शेप को क्या करता है, रिगेन करता है। मतलब सपोज कोई बॉडी है, उस पर हम फोर्स अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी का क्या हुआ, शेप चेंज किया, बॉडी का शेप चेंज किया। लेकिन जैसे उस हम फोर्स को छोड़े, जैसे उस फोर्स को रिलीज किए, वो बॉडी अपना वापस शेप रिगेन कर लिया। यह प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि बड़ा इलास्टिक नेचर है इसका, नहीं बोलते हैं? जो कमर ऐसे लटका लेता है तो बड़ा इलास्टिक नेचर का है। दैट मींस उसको तुम कितना तोड़ मरोड़ दो, वापस वो अपना शेप में आ जाएगा। ठीक है, बोलते हैं ना बड़ा इलास्टिक है वो। द प्रॉपर्टी बाय विच दे रिगेन देयर नेचुरल शेप। ठीक है, नेचुरल शेप तब होगा ना भैया, जैसे मान लो डिफॉर्म कर रहे हैं और डिफॉर्म कर रहे हैं, जैसे छोड़े तो वो नेचुरल शेप में वापस आया। दैट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग उसमें उसको डिफॉर्म करने का कोशिश कर रहे थे, तो वो एक ऐसा प्रॉपर्टी था जो उसको डिफॉर्म होने से बचा रहा था, उसको टूटने नहीं दे रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जब हम उसको डिफॉर्म कर रहे थे तो उस बॉडी का, वो मैटर का ऐसा प्रॉपर्टी था कि वो उसको डिफॉर्म होने से रोक रहा था। मतलब अंदर कोई ऐसा एक फोर्स था, उसके अंदर एक ऐसा फोर्स था, उस बॉडी के अंदर एक ऐसा फोर्स था जो बॉडी को डिफॉर्म होने नहीं दे रहा था। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? सिंपली क्या मतलब हो रहा था यहाँ पे भैया, और ऐसा लिख सकते हैं कि इसके तरह हो क्या रहा था कि अपोज कर रहा था किसको? डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहा था। सिंपली क्या है, तो ऐसा लिख सकते हैं प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच दे अपोज डिफॉर्मेशन। ठीक है, दे अपोज डिफॉर्मेशन। बात समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी था जिसके कारण वो डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहा था, डिफॉर्म नहीं हो रहा था, डिस्टॉर्टेड नहीं हो रहा था। बात समझ गया? वो प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे भैया? वो प्रॉपर्टी बोलेंगे इलास्टिसिटी। दैट प्रॉपर्टी इज आवर
कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्लियर है? टाइप ऑफ इलास्टिक बॉडीज, टाइप ऑफ इलास्टिक बॉडीज। तो पहला हो गया परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है। दूसरा हो गया भैया पार्शियली इलास्टिक बॉडी। क्या हो गया? पार्शियली इलास्टिक बॉडी, पार्शियली इलास्टिक बॉडी। इन इलास्टिक, इन इलास्टिक बॉडी, या बोलो परफेक्टली इन इलास्टिक, या सिंपली बोल देंगे, ऐसा ही बोल सकते हैं, कहीं लिखा होगा परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको? प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, प्लास्टिक बॉडी। कोई दिक्कत? परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और प्लास्टिक, तीन प्रकार का तुम्हारा बॉडी होगा। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन है भैया? तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वह है जिसमें हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए। तो फोर्स जो, वो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? वो फोर्स जो बॉडी को डिफॉर्म करने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स अपना वही फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम अप्लाई किए फोर्स और वो बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे छोड़े बॉडी जैसा था डिट्टो वैसा हो गया, डिट्टो कंप्लीटली शेप रिगेन कर लिया। बस समझ आ रहा है? पूरा तरह से शेप, कोई डिफॉर्म नहीं हुआ ना उसमें। जैसे मानो कोई बॉडी ऐसे लटका है तो वहां ऐसे हो गया, लेकिन कभी होगा ऐसे लटका है और ऐसे हुआ लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो गया, वो परफेक्टली नहीं होगा। जैसे था वैसे हुआ, टेढ़ा खोचा नहीं होना चाहिए। जैसा शेप था वैसा ही शेप यदि ले लेगा, ऐसा बॉडी क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो पहला टॉपिक लिख लिया हो तीनों। ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। कंप्लीटली अपना शेप क्या कर दे? रिगेन करे कंप्लीटली। जैसा था पहले वैसा डिट्टो का डिट्टो होना मांगता है यहाँ पे। औसा बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग भैया? औसा बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बस मैं लिखो इसके बारे में। द बॉडी या मटेरियल, द बॉडी या मटेरियल, ठीक है, regain their shape and size completely after removal of deforming force। जैसे डिफॉर्मिंग बॉडी हमारा, ये हमारा मटेरियल बॉडी है। ठीक है। ठीक। अब मान लो इसका लंबाई पहले L है, इसका लंबाई L है और अभी इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे फोर्स 0 है। F नेट इस पे क्या है? 0। F नेट या F एक्सटर्नल इस पे 0 है, कोई बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? अब क्या करें? इस पे फोर्स लगा के थोड़ा सा इसका लेंथ को, लंबाई को बड़ा कर दिए, थोड़ा सा लंबाई को इसको बड़ा कर दिया। अब इसका लेंथ मान लेते हैं L डैश हो गया इसका। अब इसका लेंथ कितना हो गया है? L डैश हो गया और इस पे फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे फोर्स जो है तुम्हारा, यहाँ फोर्स जो है नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ पे L डैश जो है तुम्हारा वो ग्रेटर देन क्या? L है, ग्रेटर देन L है। ठीक। तो अब जैसे इसका आप फोर्स अब रिमूव करेंगे, जैसे फोर्स रिमूव करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे? फोर्स रिमूव करेंगे। रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इसको भैया रिमूव करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, वापस वो अपना शेप ले लेगा, ये शेप। ठीक है, ये वाला शेप वापस ले लेगा।
ठीक है, क्लियर है। हमारा इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज। ये हो गया इंटरमीडिएट का स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज हो गया, बीच वाला स्टेज हो गया भैया, और ये तीसरा स्टेज फाइनल स्टेज हो गया। तो तुम देखो फाइनल स्टेज और इंटर और इनिशियल स्टेज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स ये कंप्लीटली अपना शेप रिगेन कर लिया है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स ये अपना बॉडी कंप्लीटली गेन कर लिया है। ऐसा पार्शली इलास्टिक, बहुत ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, नाम से क्लियर है कि ये शेप रिगेन तो करेगा लेकिन कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाएगा। शेप तो रिगेन करेगा लेकिन कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या बात, which partially regain their shape and size, shape and size after removal of deforming force, deforming force, after removal of डिफॉर्मिंग फोर्स। बात क्लियर है। सिंपली भाई ऐसे हमारा एक मानो एक ऐसा बॉडी है और इसका लंबाई एल है, इसका लंबाई क्या है, एल है। अब इसको क्या कर दिया, इसको इलोंगेट कर दिए, इसको क्या कर दिए, इलोंगेट कर दिए, कुछ फोर्स लगा के यहाँ पे इसको इलोंगेट कर दिए। ठीक है, अब इसका लंबाई मान लेते हैं एल डैश हो गया। ठीक है, या L1 बोल देते हैं, एल डैश क्या बोल देते हैं, L1 बोल देते हैं, L1। और यहाँ L1 जो है तुम्हारा, यहाँ L1 जो है बड़ा किससे, L से, बहुत बहुत बड़ा किससे है, L से। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स हमारा जो है F जो है नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या है, नो फोर्स है, यहाँ पे नो फोर्स, यहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्स, नो फोर्स। ठीक है, और ये इनिशियल स्टेज है, ये हमारा इनिशियल स्टेज है, और ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक, इनिशियल स्टेज है ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेज है। अब क्या होगा, ये तुम्हारा फोर्स करोगे तो ये वापस रिगेन करना चाहेगा शेप, लेकिन जैसा ऐसा है वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसा ऐसा शेप है वैसा शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिगेन नहीं कर पाएगा। कैसा होगा भैया, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मानो कि यहां तो ऐसा बन गया, और यहां का लंबाई अभी L2 मान लेते हैं। तो ये L2 जो है भैया, ये बराबर नहीं है L के। L2 जो पहले जैसा L था वैसा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा साइज रिगेन करने की कोशिश तो किया है, साइज यहाँ करके रिगेन करने का कोशिश किया है, लेकिन कंप्लीटली रिगेन नहीं हो पाया है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे एफ नेट क्या है तुम्हारा, 0 है। यहाँ पे एफ नेट, यहाँ भी 0 है, यहाँ फोर्स हटा चुके हैं। यहाँ पे रिमूवल ऑफ फोर्स हो गया है, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये समझ में आ गया परफेक्टली इलास्टिक। वापस शेप रिगेन करेगा कंप्लीटली, इसमें शेप रिगेन कंप्लीटली नहीं करेगा। दैट मीन्स शेप रिगेन तो करेगा लेकिन कंप्लीटली नहीं करेगा, पार्शियली करेगा। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली प्लास्टिक बॉडी में क्या शेप रिगेन करेगा ही नहीं करेगा। लमार कैसे, कभी कभी तुम कैसा किया हो, प्लास्टिक को बहुत खींचते हो और बहुत ज्यादा खींच देते हो तो वापस वो रिगेन नहीं करता है। जैसे रबर को ऐसे करोगे तो वापस वो रिगेन कर लेगा, रबर को ऐसे करोगे वापस रिगेन कर लेगा, लेकिन बहुत खींच दोगे रबर को तो देखना वो लमड़ जाता है, उसके बाद वो शेप अपना रिगेन नहीं करता है। देखा है? अपने बोला, हम तो खुद बोले थे मैथमेटिकली है।
यही टॉपिक ही है। तो तुम बेवकूफ इंसान हो, मतलब पहला टॉपिक का पहला सेकंड तुम अब थ्रस्ट पढ़ाने लगे हैं, फिर बोलेगा बाउंस मार रहा है, गलत आदमी है। पहला क्लास का पहला टॉपिक का पहला सेकंड अब थ्रस्ट शुरू कर दे, पहला क्लास का पहला टॉपिक का पहला सेकंड अब थ्रस्ट शुरू कर दे, हैं शुरू कर दे सरफेस टेंशन क्या होता है, कैसा आदमी है यार। अभी शुरू कर देंगे तो बोलेगा सर बाउंस मार रहा है, शुरू कर देंगे तो बाउंस मार रहा है, समझिए नहीं आ रहा सर क्या पढ़ा रहे हैं, हद आदमी है यार। पैसेंस रखो, करो, धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ता है। ठीक है, ठीक। तो क्या हो रहा है भैया कि ये हमारा बॉडी था, ठीक है। ऐसे तो मानो दो एटम पकड़ लेते हैं, ये एक एटम है और ये एक एटम है, ठीक है। दो एटम है, इन दोनों के बीच में सपोज कुछ दूरी था r, कुछ दूरी r था, लेकिन जब हम इसको इलोंगेट किए, जब इसको हम लोग क्या किए, इलोंगेट कर दिए, तो इलोंगेशन होने के बाद क्या हुआ, इन दोनों का बीच का दूरी भी बढ़ गया, इन दोनों का बीच का दूरी बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जैसे फिर छोड़े तो ये वापस क्यों आ गया, ये वापस क्यों आ गया, ये वापस क्यों आ गया। इस चीज को समझने के लिए एक इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है स्प्रिंग मास सिस्टम से। किसे समझा जा सकता है, स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम से इस चीज को आराम से समझा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे, पहले स्प्रिंग मास सिस्टम को समझाते हैं, फिर हम लोग वापस इस पे आएंगे और इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। स्प्रिंग मास सिस्टम है क्या, पढ़े हो गए स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम बोलता भैया कि देखो ये हमारा क्या स्प्रिंग है, ये हमारा स्प्रिंग है और इस पे एक ब्लॉक लगा हुआ है जो जिसका मास m है। एक स्प्रिंग है जिसमें एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास m है। जब हम इस ब्लॉक को, इस मास m को इलोंगेट करके यहां ले आए सपोज, ठीक है, क्या किए भैया, इस ब्लॉक को इलोंगेट करके यहां ले आए, ठीक है। मतलब हमने सपोज करो ये पहले यहां पे था और यहां पे रुका हुआ था, यहां पे ये रुका हुआ था, रेस्ट में था, रेस्ट में था, दैट मींस ये इक्विलिब्रियम में था, दैट इज ये इक्विलिब्रियम में था। बात समझ में आ रहा है, ये रेस्ट में था, इक्विलिब्रियम मतलब होता है एफ नेट, यहां पे क्या होता है, एफ नेट यहां पे 0 था, जब इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे। जैसे इस पे फोर्स अप्लाई करके इसको आगे बढ़ाए, जैसे इस पे फोर्स अप्लाई करके इसको आगे बढ़ाए, इसको सपोज करो यहां पे, यहां से एक्स ले लिए, एक्स आगे बढ़ा दिए, तो क्या हो गया ना, इस स्प्रिंग में एक फोर्स लगना शुरू हो गया, स्प्रिंग में एक फोर्स लगना शुरू हो गया, इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। वो इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया, ऐसा ऐसा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है F = -kx। माइनस क्यों लगाए हैं, डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की ओर है, बात क्लियर है। इस पे एक प्रकार का फोर्स लगना शुरू हो गया जो F = -kx। एक्स दो फोर्स किसका प्रोपोर्शनल है, एक्स के प्रोपोर्शनल है, मतलब हम जितना इसको खींचोगे स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा इधर की ओर लगेगा। अब देखो, अब जैसे इसको रिलीज करेंगे, जैसे इसको रिलीज करेंगे तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको अपने साथ ले जाएगा, यहाँ पे इसको अपने साथ ले जाकर यहाँ पे ले आएगा। बस समझ में आ गया। ऑब्वियसली यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, वो अलग बात है, उसका डिस्कशन नहीं कर रहे थे हम, बस ये डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। जब तुम एक मास को यहाँ से यहाँ ले आए, मतलब सिंपली इसको क्या कर दिए, डिफॉर्म कर दिए, इलोंगेट कर दिए, तो इलोंगेशन होने के बाद जब इलोंगेशन हुआ भैया, तो फिजिक्स बोलता है उस पर एक बार क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स, और वो किधर लगेगा, अलोंग द स्प्रिंग लगेगा, स्प्रिंग की ओर लगेगा, ठीक है, स्प्रिंग की ओर। और बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स ये वापस अपना जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये ऐसे पहुंचे, ऐसे ऐसे आगे धीरे 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 यहां से रुकेगा, ठीक है, लेकिन वो अपना शेप रिगेन कर लेगा। सिमिलरली भैया कि यहां पे दो एटम है, दो एटम है, इन दोनों के बीच में भी एक प्रकार का फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में भी एक प्रकार का फोर्स है। यहां बहुत सारा एटम है, बहुत सारा एटम है, और हर एटम में भी और एटम के अंदर भी जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे जो सॉलिड के अंदर दो प्रकार का फोर्स लग रहा है, एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स और एक
इंटरमोलिकुलर। इंट्रा मतलब हो गया अलग अलग, एक मोलिकुल्स दो मोलिकुल्स, दो मोलिकुल्स के बीच में या दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स हो गया। तो यहां पे क्या लग रहा है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स लग रहा है। सिमिलरली जैसे यहां स्प्रिंग फोर्स था, यहां पे क्या था, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। जिस प्रकार स्प्रिंग फोर्स इसको रिस्टोर करने का काम किया, यहां पे भी जब हम लोग इसको इलोंगेट करेंगे, जैसे पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा, पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या करेगा, इसको वापस अपने जगह पे लाएगा। मतलब यहां पे जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है हमारा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो क्या करेगा, वो काम करेगा, किसके तरह काम करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। किसके काम करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। ये एफ क्या है, ये एफ है रीस्टोरिंग फोर्स। यहां तक बात समझ में आया कि भैया क्यों अपना शेप रिगेन कर लिया, क्योंकि भैया जैसे इसको हम लोग एक दूरी भी ले गए तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बढ़ गया। और इंट्रामोलिकुलर फोर्स जैसे हम लोग अपना एक्सटर्नल फोर्स रिलीज किए, अब तो जैसे इसको खींचे तो इन दोनों के बीच में क्या इंट्रामोलिकुलर फोर्स एज ए रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। और जैसे हम छोड़े तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स खत्म हो गया, जीरो हो गया। इसके अंदर वाला जो फोर्स था, ये फोर्स जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, वो क्या करेगा, उसको एज एक्ट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह और उसको वापस अपनी जगह पे ले आएगा। दिस इज द काम। समझ में आया कैसे रिस्टोर हो रहा है चीज। तो रिस्टोरिंग क्यों हो रहा है, रिस्टोरिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स और या इंट्रामोलिकुलर फोर्स। बात समझ गया। पहले जो पार्टिकल था, जब ये दोनों पार्टिकल यहां पे था, चुपचाप था, मतलब रुका हुआ था, दैट मींस ये दोनों पार्टिकल क्या था भैया, इक्विलिब्रियम में था। पहले कैसा था, इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, अब जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किए, जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किए, हर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, हर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे, पार्टिकल अपना वही इक्विलिब्रियम पोजीशन को पाने के लिए आगे बढ़ेगा। बात समझ आ गया। तो ये हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम से, फोर्स के कंसेप्ट से समझे। इसको पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से भी समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए देखो कैसे समझेंगे। एक ग्राफ है, ये आर हो गया और दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी क्या है भैया, पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या होता है, जब कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी अराइज हो, दो प्रकार की एनर्जी होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। मोशन के कारण जो एनर्जी अराइज हो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है, और कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के चेंजिंग के कारण जो एनर्जी अराइज होता है, कॉन्फ़िगरेशन के चेंजिंग के कारण या पोजीशन के चेंजिंग के कारण जो एनर्जी अराइज होता है, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है ना, इसीलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्योंकि फोर्स का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, काम किसका है, फोर्स का है। लेकिन हम लोग कभी भी तुम देखो, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना इज नॉट ए इजी टास्क, नॉट अ इजी टास्क। वहां पे बहुत सारा लॉ लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ लगाता है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है, बहुत सारे नियम है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी को आराम से जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो साइंटिस्ट वाला सब क्या बोला, अरे भैया इस फोर्स बड़ा टेंशन दे रहा है, तो चलो क्या करते हैं, जो एक्सप्लेनेशन है उसको फोर्स के टर्म में नहीं समझते हैं, किसी एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं जो नेचर वाइज क्या हो, स्केलर हो, ताकि उसको एडिशन करने में ज्यादा तामझाम ना हो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, फोर्स एक ऐसा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको एडिशन करने में बहुत तामझाम है, उसको एडिशन करने में बहुत तामझाम है। साइंटिस्ट माथा खुला ऐसे करके, ठीक है, देवानंद स्टाइल में माथा खुलाया तो पता चला चलो 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 कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी खोजो जो फोर्स को रिप्लेस करने का काम करे, फोर्स के जगह पे हमने उस एनर्जी का इस्तेमाल करके सारा कैलकुलेशन कर ले। तो वो जो एनर्जी को वो इस्तेमाल किया, वो एनर्जी हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग के कारण जो एनर्जी अराइज हो वो पोटेंशियल एनर्जी है। तुम देखो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन ही तो चेंज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन ही तो चेंज कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया, एक्सप्लेनेशन दो। पहला एक्सप्लेनेशन तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जैसे तो खींचे तो बोल रहा है फिजिक्स भैया स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर लगेगा कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के कारण वो वापस चला जाएगा। ठीक है,
स्प्रिंग फोर्स के कारण जो भी मोशन होगा किसके कारण होगा, स्प्रिंग फोर्स के कारण। यहाँ पे ए बॉडी ऐसे से हिल रहा है, हम इसको यहाँ से यहाँ खींच के लाए यहाँ पे और छोड़ दिए तो देखिए ऐसे से चलने लगा, काहे ओहो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। समझ आ रहा है बात? बोले अरे साइंटिस्ट चलो फोर्स का कंसेप्ट हटाओ, कोई नया कंसेप्ट ला जो स्केलर हो, तो फिजिकल क्वांटिटीज का क्या हो, स्केलर हो। तो क्या लाया, चलो एक हम लोग टर्म यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब बोलेंगे क्या कि अब बोलेंगे भैया कैसे डिफाइन करें पोटेंशियल एनर्जी को, तो बोलेंगे देखो इसको उठाएं, इसको उठा के यहां ले आए, इसको उठा के यहां ले आए। जब इसको सब घसका रहे थे हम क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, काम, वर्क कर रहे थे। बोले क्या, जो हम काम किए हैं, जो हम वर्क किए हैं वो वर्क स्टोर हो गया इस सिस्टम में। किस सिस्टम में, इस सिस्टम में। जब हम इसको छोड़े तो जो स्टोर्ड वर्क था, जो स्टोर्ड एनर्जी था वो यूज किया सिस्टम ने अपना मोशन के लिए। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन दी है, बात समझ में आ रहा है। तो हम जो फोर्स या कंसेप्ट था पूरा उसको कहां लेके चले गए, पोटेंशियल एनर्जी के पास लेके चले गए। जितना फोर्स का कंसेप्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सारा एक्सप्लेनेशन कहां चले गया, पोटेंशियल एनर्जी पे चला गया। और हम लोग क्या बोल दिए कि हम यहाँ पे काम किए, माय वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड वर्क इज स्टोर्ड इन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी यूज्ड बाय द सिस्टम टू प्रोवाइड मोशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक को मोशन प्रोवाइड करने में वो एनर्जी यूज किया। जो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। एक्चुअली है क्या वो, एक्चुअली वो है क्या, वो है फोर्स। वो क्या चीज है, फोर्स। लेकिन इसको हम लोग अल्टरनेट वे में सोचे तो एक रिलेशन निकालना पड़ेगा भैया, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स में एक रिलेशन। वो रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन ऐसा है, वो रिलेशन ऐसा है कि फोर्स इक्वल टू होता है भैया, फोर्स इक्वल टू होता है dv बाई डी एक्स। क्या होता है, dv बाई डी एक्स। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां कहीं कहीं माइनस भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस समझ आ गया। ये एक रिलेशन आ गया भैया, एक रिलेशन आ गया। एक्स में ही क्यों लिए, एक्स का टी क्यों नहीं लिए, क्योंकि भैया यहाँ फोर्स को वेरी किस में कर रहे हैं, एक्स में, तो टी क्यों लेंगे, समझ आ रहा है। यहाँ फोर्स क्या, एक्स का फंक्शन है। तो ये प्रकार का रिलेशन निकाला। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे कि भैया ये कैसा रिलेशन कहां से आया। ये फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। हाँ, तो काहे बोलते हैं, इस फोर्स का नाम क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन हर फोर्स के लिए वैलिड नहीं है। फोर्स शुड बी कंजर्वेटिव, फोर्स शुड बी कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स तो भी रिलेशन वैलिड है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसी सिस्टम के लिए वैलिड है जो सिस्टम में जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। दैट मींस ऑब्वियसली यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इज इट क्लियर? ठीक। तो अब जो पोटेंशियल, अब जो हमारा एक्सप्लेनेशन था कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स वाला एक्सप्लेनेशन में बताएं कि इलास्टिसिटी क्यों हो रहा है, मतलब इलास्टिसिटी जो वापस रिगेन कर रहा है शेप, उसके पीछे रीजन बताएं ना। तो उसके पीछे कौन रीजन है, रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग मास का सिस्टम बताएं। अब उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक ग्राफ से उस क्लियर को समझा जा सकता है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। ठीक, आर क्या भैया, आर है डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। जो तुम्हारा सॉलिड है उसमें दो पार्टिकल के बीच का दूरी क्या है, दो पार्टिकल के बीच का दूरी क्या है, आर है। जो ये हमारा सॉलिड है, इस सॉलिड में दो पार्टिकल है, उसके बीच का दूरी क्या है, आर है। ठीक है, तो यही आर यहां पे है। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। क्लियर यहां तक? तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो यहां जैसे जैसे आर को कम कर रहे हैं, जैसे जैसे आर को कम कर रहे हैं, आर को क्या कर रहे हैं, इधर इधर जाना मतलब आर कम होना। जैसे जैसे आर कम हो रहा है, यहां देखो बोर्ड पे देखो सब कोई, जैसे जैसे आर कम हो रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी तो घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे आर कम हो रहा है भैया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे आके ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट पे आके इसको आर इक्वल टू आर नोट बोल देते हैं। आर नोट पे मतलब क्या कि जब दो पार्टिकल का सेपरेशन, जब दो पार्टिकल का सेपरेशन क्या है, आर नोट है। जब दो पार्टिकल का सेपरेशन क्या है, आर नोट है। तो यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या भैया, मिनिमम है।
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। सेपरेशन जैसे जैसे चेंज किए, सेपरेशन जैसे जैसे कम किए, पोटेंशियल एनर्जी वैसे वैसे कम हुआ। एक पॉइंट जो है आर नॉट, वह पॉइंट आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी इज दी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी दी मिनिमम। बात क्लियर है। अब बताओ मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं। तो बताओ जब कोई चीज मिनिमा होगा, जब कहां पे जो चीज मिनिमा होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा? जीरो होगा। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। जब कोई मैक्सिमा हो या मिनिमा हो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। दैट मीन्स दिस इज द डेरिवेटिव इज जीरो। ये डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। दैट मीन्स आर नॉट पे डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। दैट मीन्स फोर्स इज जीरो। दैट मीन्स फोर्स इज जीरो। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि आर नॉट पोजीशन पे फोर्स क्या है? जीरो है। आर नॉट पोजीशन पे फोर्स क्या है भैया? फोर्स क्या है भैया? जीरो है। फोर्स जीरो का मतलब हो गया है इक्विलिब्रियम पोजीशन। फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। फोर्स जीरो का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां तक किसको नहीं समझ में आया? समझ में आया? फोर्स जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब बॉडी क्या होगा? सिस्टम क्या होगा? रेस्ट में होगा। सिस्टम क्या होगा? रेस्ट में होगा। दैट मींस ये दोनों जब आर नॉट पोजीशन पे था, ये दोनों जब आर नॉट पोजीशन पे था, ये दोनों पार्टिकल क्या था? आराम से चुपचाप रेस्ट पे था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक। एक और बात, हमेशा जो पार्टिकल है या सिस्टम है, हमेशा पार्टिकल या सिस्टम हमेशा क्या चाहती है? हमेशा क्या चाहती है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। हमेशा एक सिस्टम चाहेगी कि उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। बात क्लियर है? हमेशा एक सिस्टम चाहेगा कि उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। बात क्लियर है? अब क्या हो गया? सपोज करो, अब क्या हो गया? या तो तुम इसका क्या करो, या तो तुम इसको खींचो, इलोंगेट करो तो आर बढ़ेगा, इलोंगेट करोगे तो आर बढ़ेगा, और कंप्रेस करोगे तो आर घटेगा। तो सपोज यहां पे है, जैसे हम आर को बढ़ाते हैं, आर बढ़ाना मतलब इधर जाना, आर बढ़ाना मतलब किधर? इधर जाना। आर को जैसे हम लोग बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ गए, यहां पहुंच गया मान सपोज यहां पे। ठीक। आर जैसे बढ़ाएं, पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। और सिस्टम क्या चाहेगी? कि वो अपना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहे। इसीलिए क्या करेगी? सिस्टम वापस जल जाएगी। यहां से सिस्टम क्या होगा? यहां से सिस्टम वापस चले जाएगा अपना पोजीशन पे, आर मिनिमम पे। दैट मीन्स तुम एक बॉडी को जो आर नॉट पे था, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था, जहां फोर्स मिनिमम था, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था, उसको इलोंगेट किया, आर को बढ़ाया, आर बढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, इस फिगर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। सिस्टम नहीं चाहता पोटेंशियल एनर्जी बढ़े या घटे, सिस्टम चाहता है, नहीं घटे तो चाहता है, सिस्टम नहीं चाहता है कि घटे, लेकिन बढ़े कभी नहीं चाहता है। मिनिमम हो उसका पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम नहीं चाहता है। तो वो क्या करेगा भैया? अपना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंच जाएगा, जो क्या है R=R0 पे, मतलब अपना शेप वापस रिगेन कर लेगा। बात क्लियर है? शेप अपना रिगेन क्यों कर रहा है? क्योंकि सिस्टम अपना पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने का कोशिश कर रहा है। सिस्टम अपना पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहा है? मिनिमाइज करने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए सिस्टम को जब इलोंगेट किए, वापस छोड़े, तो वापस अपना सिस्टम वही पहुंच गया R=R0 पे, जहां पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। या करो उसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने पे डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल कम होगा। कम होने पे भी देखो क्या होता है, जैसे यहाँ कम हो रहा है, इधर जाएंगे ना, कम हो आ रहे, तो कम होने पे भी देखो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। कम होने पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है। बढ़ा कि नहीं बढ़ रहा है? डिस्टेंस को दोनों बीच में बड़ा करो या कम करो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। और सिस्टम क्या चाहता है? पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना। इसीलिए सिस्टम वापस अपना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे चला जाता है। बात समझ में आ रहा? इसको बोलते हैं फिजिक्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम लोग पढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम को, अभी पढ़ाने वाले थे भाई, यही पढ़ाने वाले थे, इक्विलिब्रियम ही पढ़ाने वाले थे। देखो
कितना इक्विलिब्रियम कंसेप्ट आता है, पूरा फिजिक्स में इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा आएगा, 12th हो या 11th हो, ठीक। एक बात इसमें तो कुछ समझना नहीं है कि सॉलिड में एक एटम है, तो मानो ये एक एटम है, इसके आसपास ये बहुत सारा एटम या मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। जैसे पानी का मॉलिक्यूल्स है H2O, तो इसके आसपास ये पानी का मॉलिक्यूल्स होगा H2O, यहाँ भी क्या होगा H2O हो, यहाँ भी क्या होगा H2O पानी मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ भी क्या होगा H2O होगा, ठीक है, ठीक। और हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में, हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में और मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और ये एक फोर्स अपने आप में क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, सो दैट ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, सो दैट ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, दैट मींस रेस्ट में। लेकिन तुम जब इसको डिस्टर्ब करोगे, इन दोनों मॉलिक्यूल को घसकाओगे इधर, तो डिस्टर्बेंस पैदा होगा, तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला कहानी शुरू होगा, या फोर्स वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स वाला कहानी बताए थे वो कहानी शुरू होगा, ठीक है। ठीक है, अभी तो पता है ना कि हर एक एटम है, उसके आसपास बहुत सारा एटम सराउंडेड होगा। तो 10 बताए ना, कहाँ था तुम, किसी के सपना में खोई हुई थी क्या, हैं? 10 बताए। इन इक्विलिब्रियम, पूरा फोर्स इस प्रकार अरेंज होगा कि पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आराम से। अब हम उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, इक्विलिब्रियम में है, अपने पोजीशन पे है, अब क्या करेंगे भैया, पकड़ेंगे, खींच करेंगे, या कंप्रेस करो या इलोंगेट करो, कंप्रेस करो या इलोंगेट करो, ठीक है। इफ वी डिस्प्लेस, तीसरा पॉइंट, इफ वी डिस्प्लेस if we displace the particles, if we displace the particles, नहीं ऐसा लिखो ना, if we apply the force, ऐसा लिखो, if we apply the external force, we apply the external force on the solid body, the atoms या molecules get displaced from the equilibrium position, इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या होगा भैया, कि जो इसका इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस था, इसका इससे होगा क्या, इससे इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, या तो कम हो सकता है या तो बेसी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है तुम फोर्स लगा कैसे रहो। फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, काउजिंग द चेंज in the intramolecular distance। रील देख रहे थे, खान सर बता रहे थे, क्या बोल रहे थे खान सर, यदि एक बच्चा पढ़ने वाला है ना, एक बच्चा है और उसको नहीं पढ़ना है, एक बच्चा है इसको नहीं पढ़ना है, पूरा सिस्टम दे दो उसको, पूरा सिस्टम दे दो, बच्चा नहीं पढ़ेगा। ये बच्चा यदि पढ़ने वाला है
पूरा सिस्टम खींच लो उससे, तो ये बच्चा पड़ जाएगा, तो ये बच्चा पड़ जाएगा। ठीक है, बड़ा बढ़िया बात बोले थे कि एक सॉलिड एटम है और मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड इन दी नेबर एटम या मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब एक सॉलिड है, उसमें एक एटम है, उसके एटम के चारों ओर आसपास क्या हो, एटम या मॉलिक्यूल्स होगा। बात क्लियर। दूसरा बोलता है कि उन जो मॉलिक्यूल्स है उन हर मॉलिक्यूल्स के बीच में या अंदर में इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर, इंटर मतलब अंदर, इंट्रा मतलब बाहर, अलग अलग, इंट्रा और इसके अंदर इंट्रा, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर फोर्स हो रहा है, वो फोर्स इस प्रकार बैलेंस है कि पूरा सिस्टम क्या इन इक्विलिब्रियम में है। दूसरा बोलता है इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब क्या होगा भैया कि मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स को मानो खींचे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस होने का मतलब क्या हुआ, वो अपना पोजीशन डिस्प्लेस कहां से होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। दिस इज माय इक्विलिब्रियम पोजीशन, और धक्का मार को यहां कर दिया हमको, तो हम क्या किया, डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम दी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे। और ये इससे होगा क्या कि उसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है, एक इंट्रामोलिकुलर इंट्रा लिखे ना, इंटर लिख दिया है, इंट्रा है ना, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस जो है, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस घट बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है। ये 3 बात बताएं, ठीक है, ये 3 बात बताएं। चौथा काम आप क्या करेंगे भैया, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिए, आप क्या करेंगे, फोर्स जो लगा रहा था एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ देंगे। आप क्या कर देंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। आप क्या करेंगे भैया, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे। चलो रिमूव करते हैं, वो 4 नंबर लिखना ये देखो। चौथा में क्या होगा भैया, when deforming force is removed, हटा देंगे। जब डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, देन द इंटरमोलिकुलर फोर्स, द इंट्रामोलिकुलर फोर्स, या इसको रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ड्राइव दी पार्टिकल्स बैक देयर ओरिजिनल पाथ, देयर ओरिजिनल पोजीशन, वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में उसको क्या करेगा, ले आएगा। ठीक, ओरिजिनल पोजीशन दैट मींस वो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम ठीक है। जो स्प्रिंग मास है उसको एटम और मॉलिक्यूल से रिप्लेस करो। अब जो स्प्रिंग मास सिस्टम को विजुलाइज कराएं, स्प्रिंग को हटा के एक एटम लगाओ, मास को हटा के एक एटम लगाओ, अब देखो वही चीज होगा। इसको घसकाएं, मीन पोजीशन चेंज हुआ, ये अपना क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। इन दोनों के बीच में इधर डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको वापस अपने जगह ले आएगा। समझ में आया बात है? जो स्प्रिंग मास बताए थे, स्प्रिंग मास सिस्टम बताए थे, दोनों स्प्रिंग को गायब करो। स्प्रिंग जो है ना तुम्हारा, स्प्रिंग कुछ नहीं है। स्प्रिंग क्या है, फोर्स की तरफ सीट करो। स्प्रिंग को क्या करो, फोर्स की तरह, एक इनविजिबल फोर्स है, स्प्रिंग को इनविजिबल कर दो, और वहां पे जो फोर्स लगा रहा हो उस फोर्स को रखो। जो तुम्हारा मास था उसको पार्टिकल बना दो। अब यहां जो, ठीक है, जैसे ये देखो, अब ये हो गया एक पार्टिकल, ये हो गया दूसरा पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, और ये क्या है, इसको गायब कर दो। गायब कर दिए, लेकिन इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा याद रखो, स्प्रिंग फोर्स है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो इन दोनों का जो फोर्स था वो उसको वापस लाएगा। ठीक है, आंख बंद करो और स्प्रिंग मास को विजुलाइज करो। हाँ, कि एटम है, एटम के अंदर मॉलिक्यूल्स है, एटम है, ऐसा विजुलाइज करो। ऐसा करो, सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एटम, करो, सॉलिड
उसके अंदर एटम, एटम के बीच में लग रहा है, सब एटम एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स एक दूसरे बैलेंस है, एकदम सब शांत है। अब खींच दिया बाद में, एक बार में खींच दिया, एटम सब एक दूसरे दूर हो गया, बोला मैं तेरे बिन नहीं रह सकता, वो भी तेरे बिन नहीं रहता है, दूर रहा। अब बोला आदमी सब खींच लिया है इसका, इधर उधर उसका मम्मी खींच रही है, उधर उसका बाप खींच रहा है, नहीं हम भी एक दूसरे दूर नहीं रह सकते, छोड़ दिया, वापस आ गया वहीं पे जहां पे था। ठीक है, समझ में आया? कोई ऐसे बड़ा बुक देना तो फोन है, जाने दे, फोन आते रहता। HD क्या है? खाब है, गदगद। हम गदगद हमेशा रहते हैं। अब क्या हुआ? हम लोग कल भरे ज्योति देव। दूसरा ये वाला था अंडरस्टैंडिंग दिस concept by potential energy। ये कैसे पोटेंशियल एनर्जी से समझना है, बताए थे अभी, समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट क्या बताया भैया? ये हमारा ग्राफ, दिस इज आवर ग्राफ, ठीक, ऐसा ग्राफ है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है बताओ? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का क्या मतलब हो गया? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इसका मतलब हो गया भैया फोर्स जीरो, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो सिंपली कहने का क्या मतलब हो गया? ऑल द सिस्टम wants to live in equilibrium position for that system will minimize their potential energy। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है? आर है, और वर्टिकल एक्सिस में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आर है, आर क्या है? आर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस, या ऐसा बोलो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस है। क्या है? आर क्या भैया? इंट्रामोलिकुलर, या इंट्रा एटॉमिक भी बोल सकते हैं, इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, यू क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्या भैया? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं। एज वी डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द, एज वी डिक्रीज द इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस, तो देयर पोटेंशियल एनर्जी आल्सो भी डिक्रीज। पहला पॉइंट, as we decrease the r, that is r क्या है? as we decrease the
इंट्रा मोलिकुलर डिस्टेंस जो क्या भैया आर, उसको डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑल्सो डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज, क्या होगा वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या बताएं, ठीक है, वो एक डिक्रीज करते करते एक ऐसा पोजीशन आएगा आर इक्वल टू आर नोट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। एट द पर्टिकुलर पोजीशन एट द पर्टिकुलर पोजीशन आर इक्वल टू आर नॉट, द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, द पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इज मिनिमम, वो क्या होगा, मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, आर इक्वल टू आर नॉट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। ठीक है, तो सब बताओ। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां लिख दे, यहाँ पे यहाँ लिख दे, हाँ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ, मीन्स एफ नेट क्या हुआ, जीरो। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा, एफ नेट जीरो। क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डीवी बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होगा, जीरो होगा। बताते हैं एट मिनिमा पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है भाई, फोर्स के बराबर है। यहां लिख देते हैं एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी, अरे ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। यहाँ ये स्लाइड छाप लियो, छापो जल्दी छापो। नेक्स्ट तीसरा लिखो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या मतलब होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का, एफ नेट जो होगा जीरो होगा, और एफ नेट का क्या मतलब होता है, मीन्स एफ नेट का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। So all the system हर एक सिस्टम wants to be in पार्टिकल लिखे यार। Minimum potential energy means F net equals zero. F net equals to zero means particle is at equilibrium position. So all the system wants to be in equilibrium position. For that system will minimize their पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या मतलब हुआ, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, एफ नेट इक्वल जीरो क्या मतलब, पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इसलिए हर एक सिस्टम क्या चाहेगा कि भैया वो कहां पे रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना होगा। देखो इनडिसिप्लिन एक चीज से कर सकते हो, पढ़ाई से, पढ़ाई जितना इनडिसिप्लिन करना करो, जो पूछना पूछो, सबका आंसर दिया जाएगा, लेकिन क्लास में नहीं। चलो अब देखो क्या हुआ है, अब यहां पे देखो कि जैसे हम लोग एनर्जी को या डिस्टेंस को, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा वो क्या होगा भैया, सिस्टम क्या चाहेगा, पुनः अपना पोजीशन आना चाहेगा, वह पोजीशन जहां पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। जैसे तुम उसका पार्टिकल को डिस्टर्ब किए, आर नॉट से इधर ले गए या इधर ले गए, बढ़ाएं या घटाएं, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़वे करेगा। दोनों के साथ पोटेंशियल, या इधर गया या इधर गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई।
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा तो अब क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए वो क्या करेगा, अपना डिस्टेंस जहां पे था वापस आर नॉट पोजिशन पे आएगा। ठीक है, वही बात लिख देते हैं, as we increase the intramolecular distance, as we increase the intramolecular distance, their intramolecular distance और decrease भी ले देते हैं, decrease the intramolecular distance, ठीक है, देयर पोटेंशियल एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी, देयर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, ठीक है, टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी, to minimize their potential energy, system try to regain their original path, regain their original position. यहाँ ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, वो क्या करेगा, अपना ओरिजिनल पोजीशन पे रिगेन करेगा, दैट मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन। पॉइंट नहीं है, एक वही चीज है, इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों मिलेगा, ये दोनों कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे, मतलब आर इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब हुआ देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या आर है और ये है तुम्हारा, इसका मतलब हुआ कि आर यदि इन्फिनिटी होगा तो उस समय तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, तो आर इन्फिनिटी में तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, इसका ये मतलब हुआ। ठीक, अब देखो ये पोजिशन है तुम्हारा आर इक्वल टू आर नॉट पे, ये वी मिनिमम है, ठीक है, तो जैसे तुम यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ जब यहाँ से बॉडी यहाँ पहुंच गया आ रहे, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, देखो बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, देखो यहाँ पार्टिकल था और इसका डिस्टेंस बढ़ा के ऐसा कर दिया, यहाँ कर दिया, तो अब यहाँ पे देखो कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, अट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कब लग रहा है भैया, जब आर तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, तो आर इंक्रीज कर रहा है तुम्हारा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो आर यदि तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या लगने लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा, ठीक, कोई दिक्कत, यदि आर डिक्रीज करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो मान लो कि अब ये जो था पहले, ये यहाँ देते ना, यहाँ बनाते, पहले यही था पहले और बाद यहाँ पे आ गया ऐसे, तो अब क्या करेगा, इसका ये दिस इज द ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है और इसका ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये अपना इक्विलिब्रियम वापस लौटेगा, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, तो आर यदि डिक्रीज कर रहे हैं, तो आर यदि डिक्रीज किया जा रहा है भैया, यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक है, ठीक है, इलास्टिसिटी इतना है अभी, दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास, दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास विल बी लंबा एंड लंबा एंड लंबा एंड लंबा, तो ये क्लास जब होगा इलास्टिसिटी क्लास उस दिन जिस दिन हम लोग कंबाइंड मिलेंगे, हैं, अभी के लिए खत्म हो गया, लंच टाइम आ गया ना, अभी के लिए चीज खत्म हुआ है, हाँ।